2 सितंबर 1998 रात के 10:10 अटलांटिक ओशन के ऊपर 33,000 फीट की ऊंचाई पर एक पायलट को अजीब सी स्मेल आती है। वो अपने साथी पायलट की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें भी ये स्मेल आ रही है? जवाब मिलता है, हाँ। उस एक शब्द के बाद उन दोनों के पास सिर्फ 21 मिनट बचे थे, क्योंकि उनके सर के ठीक ऊपर सीलिंग के पीछे मौत मंडरा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब ब्लैक बॉक्स खोला तो उन्हें पायलट्स की आवाज़ें मिली। उनकी आवाज़ों में कोई पैनिक नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। तो फिर 229 लोग क्यों नहीं बच पाए? जवाब सीलिंग के पीछे छुपा था, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं देख सकता था। It explodes into 2 million pieces. Everyone is killed. We are between 12 and 5,000 feet. We are declaring emergency now. It is important to emphasize here that without the presence of this accident would not have happened. इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें उस जहाज़ के बारे में जानना होगा जिस पर यह हादसा हुआ। डिज़ाइन के मामले में स्विस एयर MD-11 अपने समय से बहुत आगे था, जिसमें पहली बार ग्लास कॉकपिट और एडवांस ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया गया था। और सबसे खास बात यह थी कि स्विस एयर फ्लाइट में दुनिया का पहला इन सीट लग्जरी एंटरटेनमेंट और गैम्बलिंग नेटवर्क लगाया गया था। यही वो बदलाव थे दोस्तों, जिसने इस जहाज़ का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 1990 के दशक में ये जहाज़ अमीर लोगों की पहली पसंद बन चुका था। 2 सितंबर 1998 की रात न्यूयॉर्क के जॉन F. कैंडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह जहाज़ बोर्डिंग के लिए तैयार खड़ा था। ये 7 घंटे की एक रूटीन ओवरनाइट फ्लाइट थी। डेस्टिनेशन था स्विट्ज़रलैंड का एक खूबसूरत शहर जिनेवा। प्लेन के कॉकपिट में मौजूद थे कैप्टन जिमरमैन और फर्स्ट ऑफिसर स्टीफन लो। दोनों पायलट्स के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, वो कई बार अटलांटिक ओशन पार कर चुके थे। फ्लाइट 33,000 फीट पर क्रूज कर रही थी। रात के करीब 10 बजे फ्लाइट कनाडा के नोवा स्कॉटिया क्षेत्र के पास पहुंच रही थी। अभी जिनेवा पहुंचने में 5 घंटे बाकी थे और यही वो पल है दोस्तों जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। रात के 10:10 कैप्टन जिमरमैन कुछ महसूस करते हैं, एक अजीब सी गंध, एक स्मेल, जले हुए प्लास्टिक जैसी। और वो फर्स्ट ऑफिसर स्टीफन लो से पूछते हैं, क्या तुम्हें भी ये स्मेल आ रही है? स्टीफन गहरी सांस लेता है और जवाब देता है, हाँ। दोस्तों, एविएशन में एक रूल है, स्मोक या बर्निंग स्मेल कभी इग्नोर मत करो, चाहे कितनी भी हल्की क्यों ना हो। दोनों पायलट्स ने तुरंत चेकलिस्ट निकाली। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, सर्किट इंडिकेटर्स, सब कुछ चेक किया और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। ना तो कोई अलार्म, ना कोई वार्निंग लाइट और ना ही कोई फायर इंडिकेशन। और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि आग उस जगह पे लगी थी जहां कॉकपिट से ना तो देखा जा सकता था और ना ही डिजिटली सेंसर्स की मदद से उसे मॉनिटर किया जा सकता था। इसे एविएशन में हिडन अटैक जोन कहते हैं। धीरे धीरे आग जहाज़ के इलेक्ट्रिक सिस्टम को खा रही थी। रात के 10:13 कैप्टन जिमरमैन ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। कॉकपिट में स्मोक है, हम नियरेस्ट सूटेबल एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। ATC ने बिना देर किए जवाब दिया। जहाज़ को प्रायोरिटी क्लियरेंस मिली। हैलिफैक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोवा स्कॉटिया में स्थित है, जो सिर्फ 66 नॉटिकल माइल्स दूर था। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि फ्लाइट अभी अभी न्यूयॉर्क से उड़ी थी। फ्यूल टैंकर्स भरे हुए थे। MD-11 की मैक्सिमम लैंडिंग वेट 1,86,000 किलोग्राम है। उस वक्त प्लेन का जो वजन था वो था 2,17,000 kg। प्रोटोकॉल कहता है कि पहले फ्यूल डंप करो, वेट कम करो और फिर लैंडिंग करो। क्रू ने प्रोटोकॉल फॉलो किया और फ्यूल डंप करना शुरू कर दिया, लेकिन उन 5 मिनट में वो हैलिफैक्स पहुंच सकते थे। इन्वेस्टिगेटर्स आज भी यही कहते हैं। 10:24 स्मोक और तेज हो गया था। सिस्टम फेल होने लगे थे। नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत कमजोर हो चुका था। कैप्टन जिमरमैन ने ATC को दोबारा कॉल किया, मेडे मेडे मेडे। हैलिफैक्स अभी भी सामने नहीं था और आग ने अब पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर हमला बोल दिया था। ठीक 1 मिनट बाद कॉकपिट में कई स्क्रीन्स एक साथ बंद हो गई थी। ऑटो पायलट, नेविगेशन, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। वो एयरक्राफ्ट जो कुछ देर पहले दुनिया का सबसे एडवांस प्लेन था, अंधा हो चुका था। और यहाँ आता है हमारी कहानी में एक और ट्विस्ट। 10:31 प्लेन का ATC से संपर्क टूट जाता है।
रडार पर एयरक्राफ्ट दिख रहा था, लेकिन जहाज बहुत तेजी से नीचे जा रहा था और कुछ ही मिनटों बाद स्विस एयर 111 229 लोगों के साथ अटलांटिक ओशियन में गिर चुका था। एटीसी रूम में एक पल में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह कनाडा के तट पर एक विशाल सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। शिप्स, हेलीकॉप्टर्स, डाइवर्स, कोस्ट गार्ड्स, जो भी मिला। समंदर से 20 लाख डेब्री पीसेस रिकवर किए गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने फिर वो किया जो शायद पहले इस स्केल पर नहीं हुआ था। जहाज को दोबारा जोड़ा गया पीस बाय पीस। इसमें महीनों लग गए। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए थे। ब्लैक बॉक्स में दोनों पायलट्स की आवाज़ें थी, शांत, फोकस्ड और प्रोफेशनल, आखिरी सेकंड तक। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह कंफर्म किया कि क्रू ने कोई बड़ी गलती नहीं की। हर प्रोसीजर को फॉलो किया गया था। तो फिर असली क्रिमिनल कौन था? दोस्तों, 4 साल की जांच के बाद ये पता चला कि कॉकपिट के ऊपर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम की वायरिंग में इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ था। उस चिंगारी के पास था मेटलाइज्ड मिलर। ये एक इंसुलेशन मटेरियल है जो उस वक्त दुनिया के लगभग सभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होता था। ये मटेरियल बेहद आसानी से जल सकता था और एक बार अगर इस मेटल को आग लग जाए तो उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। और इस मिलर की वजह से सिर्फ 21 मिनट में 229 लोग मारे गए। हिडन जोन में आग थी, साइलेंट थी और सेंसर से बाहर थी। रिपोर्ट आने के बाद एविएशन हमेशा के लिए बदल दी गई। माइलर दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट से हटाया गया। हिडन अटैक जोन्स में फायर डिटेक्शन सिस्टम्स मैंडेटरी हो गए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की टेस्टिंग पहले से कहीं ज़्यादा सख्त कर दी गई। स्मोक इमरजेंसी में नया प्रोटोकॉल बना लिया गया। लैंड इमीडिएटली, फ्यूल की चिंता बाद में। फ्यूल वेट से ज़्यादा ज़रूरी है पहले ज़मीन। स्विस एयर फ्लाइट 111 सिर्फ एक क्रैश ही नहीं, बल्कि ये एक चेतावनी थी कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा इंजन में नहीं बल्कि उस जगह पर छिपा होता है जहां कोई नहीं देख सकता।